Welcome to Earthscope Academy. नमस्कार। कभी रात में आसमान की तरफ देखकर ये ख्याल आया है कि वो जो टिमटिमाते हुए छोटे छोटे बिंदु हैं, उनके पीछे आखिर है क्या? तो आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलने वाले हैं, हमारे अपने सौर मंडल से शुरू करके ब्रह्मांड की उस विशाल दुनिया तक। तो सोचिए, जब हम रात में ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या दिखता है? ढेर सारे अनगिनत टिमटिमाते हुए डॉट्स, है ना? कुछ तो बहुत ज्यादा चमकते हैं और कुछ थोड़े धुंधले से। पर ये असल में है क्या? क्या ये सब के सब तारे हैं या फिर कुछ और भी है इनके बीच? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ बिल्कुल बेसिक चीजों से। मतलब ये पूरा जो नज़ारा है आसमान का, ये बनता कैसे है, इसमें क्या क्या है, इसे समझते हैं। तो देखिए, इन सभी चीजों के लिए एक कॉमन नाम है, खगोलीय पिंड। इसमें सब कुछ आ जाता है, सूरज, चांद, वो दूर टिमटिमाते तारे और हाँ, वो ग्रह भी जो हमें कभी-कभी दिखते हैं। एक तरह से कहें तो ये हमारे इस ब्रह्मांड वाले पड़ोस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है, तारे और ग्रह के बीच का फर्क। तारे जैसे कि हमारा सूरज, वो असल में गैस के बहुत बड़े धधकते हुए गोले हैं। उनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। और ग्रह, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो बस पास वाले किसी तारे की रोशनी से चमकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। और हजारों सालों से हम इंसानों ने इन तारों को देखकर ना इनमें कुछ पैटर्न ढूंढे हैं, बिल्कुल कनेक्ट द डॉट्स वाले गेम की तरह। तारों के इन पैटर्न्स को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। एक बहुत जाना माना उदाहरण है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह। पुराने जमाने में नाविक इसी को देखकर पता लगाते थे कि उत्तर दिशा किधर है। चलिए अब दूर के तारों से थोड़ा जूम इन करते हैं, आते हैं अपने घर की तरफ, हमारे अपने सौर मंडल पर एक नजर डालते हैं। इसे ना एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझिए, सौर परिवार। और इस परिवार का मुखिया कौन है? हमारा सूर्य, सबसे बड़ा, सबसे चमकीला। और बाकी सब कुछ, 8 ग्रह, उनके चांद और वो अनगिनत छोटे बड़े पत्थर यानी क्षुद्र ग्रह, ये सब सूर्य के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो फिर चलिए इस परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। सूरज के सबसे पास है छोटा और तेज तर्रार बुध, और सबसे दूर है ठंडा बर्फीला नेपच्यून। और एक मजेदार बात पता है, कोई ग्रह सूरज के जितना करीब होता है, वो उतनी ही तेजी से उसका चक्कर लगाता है। जैसे बुध को सिर्फ 88 दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, जबकि हमारी पृथ्वी को पूरे 365 दिन लगते हैं। अब ये 8 ग्रहों के नाम लाइन से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक मजेदार तरीका है। एक लाइन याद रखनी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हर शब्द का पहला अक्षर आपको एक ग्रह का नाम याद दिलाएगा, बिल्कुल लाइन से। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, है ना आसान? अच्छा, ये जो ग्रह हैं, ये अंतरिक्ष में ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम रहे होते। हर ग्रह का अपना एक फिक्स्ड रास्ता है, एक तय सड़क है जिस पर वो सूरज के चारों ओर घूमता है। इसी रास्ते को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। और हाँ, ये रास्ता एकदम गोल नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा अंडाकार होता है। एक और मजेदार बात पता है, पृथ्वी का एक जुड़वां भी है। हाँ, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका साइज और शेप हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। लेकिन इस पर मत जाइएगा, ये जुड़वां बहुत खतरनाक है। वहाँ का वातावरण बहुत ही ज्यादा गर्म और जहरीला है। तो सौर मंडल के इस बड़े से परिवार में एक ग्रह ऐसा है जिसे हम अपना घर कहते हैं। तो चलिए अब जरा अपनी पृथ्वी पर थोड़ा और करीब से नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अनोखा नीला ग्रह इतना स्पेशल आखिर है क्यों। तो सवाल यही है, ऐसी क्या बात है जो पृथ्वी को इतना खास बनाती है? मतलब सौर मंडल में तो और भी ग्रह हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ हमारे ही ग्रह पर क्यों है? ऐसा क्या है यहाँ? वजह है एक परफेक्ट बैलेंस। सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में है। पृथ्वी एक ऐसे गोल्डीलॉक्स जोन में है जहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। यहाँ पानी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, सांस लेने के लिए हवा है और सबसे जरूरी, उस हवा में ऑक्सीजन है। बस यही चीजें इसे जिंदगी के लिए एक एकदम सही जगह बनाती हैं। और पता है, इसी पानी की वजह से इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये खूबसूरत घूमता हुआ नीला गोला नजर आता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी धरती का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ही तो ढका है। अब पृथ्वी की कहानी चांद के बिना तो अधूरी ही है। ये हमारा इकलौता कुदरती सैटेलाइट है, हमारा उपग्रह, जो अरबों सालों से हमारे साथ है, हमारा चक्कर लगा रहा है। तो ये हमसे दूर कितना है? करीब 3,84,400 किलोमीटर। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम एक के पीछे एक 30 पृथ्वी रख दें, तो उतनी दूरी पर है ये हमसे। काफी दूर है हमारा ये साथी। अच्छा, एक बात पर कभी गौर किया है? हम धरती से हमेशा चांद का एक ही साइड देखते हैं। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। देखिए, चांद को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं, और उसे अपनी ही धुरी पर एक बार घूमने में भी ठीक उतना ही, यानी 27 दिन का ही वक्त लगता है। ये एक तरह का परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, एक कॉस्मिक डांस, जिसकी वजह से उसका एक ही चेहरा हमेशा हमारी तरफ रहता है। लेकिन रुकिए, हमारे सौरमंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं हैं। इनके अलावा भी बहुत सी छोटी बड़ी चीजें अंतरिक्ष में घूम रही हैं। चलिए अब उनसे भी मिलते हैं। ग्रहों के अलावा हमारे सौरमंडल में चट्टानों के बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी हैं। इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स। ऐसा मान सकते हैं कि जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तो ये उसका बचा हुआ मलबा है। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बेल्ट में घूमते रहते हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। और फिर आते हैं उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड्स। ये चट्टान के और भी छोटे टुकड़े होते हैं, और कभी-कभी ये घूमते घूमते सीधे हमारी पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं, और जैसे ही ये हमारे वायुमंडल में घुसते हैं, हवा के घर्षण से ये जल उठते हैं और आसमान में एक चमकदार लकीर बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, वही जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, अब एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम अपने सौरमंडल से भी बहुत बहुत दूर जा रहे हैं। अब हम पूरी बड़ी तस्वीर देखने वाले हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर हमारा सौरमंडल एक घर है, तो हमारी आकाशगंगा एक बहुत बहुत बड़ा शहर है। एक ऐसा शहर जिसमें अरबों घर हैं, यानी अरबों तारे हैं, साथ में धूल और गैस के बादल हैं, और हमारे इस विशाल शहर का नाम है मिल्की वे। जी हाँ, हमारा सौरमंडल इसी मिल्की वे आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर इस ब्रह्मांड में मिल्की वे जैसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, तो इस अथाह विस्तार में, इस विशालता में हमारी जगह क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कभी सोचा है कि जीपीएस को आखिर कैसे पता चलता है कि कोई ठीक कहाँ पर है? या फिर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ दोपहर है तो दुनिया में कहीं और सुबह हो रही है? इसका जवाब ना कुछ अदृश्य रेखाओं में छिपा है, जो हमारे ग्रह को चारों ओर से घेरे हुए हैं। आज हम इन्हीं रेखाओं का रहस्य खोलेंगे, जो न सिर्फ हमें एक वैश्विक पता देती हैं, बल्कि हमारी घड़ियों की रफ्तार भी तय करती हैं। तो देखिए, हम अपना सफर एक ऐसी दुनिया की कल्पना से शुरू करेंगे जहाँ कोई पते थे ही नहीं। फिर हम अक्षांश के साथ हॉरिजॉन्टल पहेली और देशांतर के साथ वर्टिकल पहेली को सुलझाएंगे। फिर देखेंगे कि ये दोनों मिलकर एक ग्लोबल ग्रिड कैसे बनाते हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क समय को कैसे कंट्रोल करता है। चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। सोचिए, पुराने जमाने में एक नाविक हैं जो बीच समंदर में हैं। कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, कोई गूगल मैप्स नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक विशाल नीला गोला जिस पर कोई निशान तक नहीं है। अब सवाल ये था कि कोई किसी एक खास जगह का पता लगाए, तो लगाए कैसे? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जरा सोचिए, इस विशाल ग्रह पर किसी एक पॉइंट को सटीकता से कैसे बताया जाए? यह सवाल सिर्फ एक पहेली नहीं था, ये वो चुनौती थी जिसने सदियों तक नाविकों और खोजकर्ताओं को परेशान किए रखा। एक ऐसा रहस्य जो एक समाधान की गुहार लगा रहा था। इस पहेली को सुलझाने के लिए इंसान को कुछ ऐसे स्थिर रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत थी जो कभी न बदलें। और मजेदार बात यह है कि इसका सुराग कहीं और नहीं, बल्कि हमारे ग्रह की अपनी गति में छिपा था, उसका लगातार घूमना। सोचिए, एक अदृश्य सींग है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से ऊपर से नीचे तक आर पार जाती है। यही है इसका अक्ष यानी एक्सिस। और जिन 2 पॉइंट्स पर यह सींग अंदर और बाहर निकलती है, वही हैं हमारे पहले 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो लीजिए, हमें एक शुरुआती बिंदु मिल गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऊपर और एक नीचे तो है,
पर हम उनके बीच की दूरी को कैसे मापें? यहीं पर हमारे समाधान का पहला हिस्सा यानी हॉरिजॉन्टल जवाब सामने आता है। ये जो विषुवत वृत्त या इक्वेटर है, इसे पृथ्वी की कमर पर बंधे एक बेल्ट की तरह समझिए। ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग लाइन है, जिसे 0 डिग्री माना गया है। मतलब उत्तर या दक्षिण की ओर हम जो कुछ भी मापते हैं वो यहीं से शुरू होता है। इन रेखाओं को अक्षांश या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पर है। जैसे जैसे हम इससे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, डिग्री बढ़ती जाती है और उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री साउथ तक पहुंच जाती है। इक्वेटर के अलावा ये 4 और लैटिट्यूड लाइंस हैं जो एक तरह से हमारे ग्रह पर क्लाइमेट की बाउंड्री बनाती हैं। यही रेखाएं ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर जोन्स को तय करती हैं। लेकिन अक्षांश सिर्फ एक माप नहीं है, ये हमारी जलवायु को भी तय करता है। कैसे? देखिए, इक्वेटर के पास सूरज की किरणें एक स्पॉटलाइट की तरह एकदम सीधी पड़ती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वही किरणें तिरछी होकर आती हैं, जिससे उनकी एनर्जी फैल जाती है और वो कमज़ोर हो जाती हैं। सूरज की रोशनी के एंगल में बस यही छोटा सा फर्क वो कारण है जिसकी वजह से हमारा ग्रह 3 बड़े क्लाइमेट जोन्स में बटा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्म वाला टॉरिड जोन, मीडियम यानी टेम्परेट जोन और बर्फीला यानी फ्रिजिड जोन। बहुत बढ़िया। अब हम नॉर्थ से साउथ तक की दूरी तो माप सकते हैं, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। किसी भी जगह का सटीक पता लगाने के लिए हमें ये भी तो जानना होगा कि वो जगह ईस्ट या वेस्ट में कितनी दूर है। और यहीं पर देशांतर यानी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की एंट्री होती है। इनके बारे में एक संतरे की फांकों की तरह सोचिए, जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाने वाली काल्पनिक वर्टिकल रेखाएं हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। लैटिट्यूड के लिए तो इक्वेटर एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट था, पर लॉन्गिट्यूड के लिए ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तहत ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरने वाली लाइन को 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन के रूप में चुना गया। तो अब आता है असली जादू। हमारे पास हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। अब क्या होता है जब हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हैं? देखिए, जब लैटिट्यूड की हॉरिजॉन्टल रेखाएं लॉन्गिट्यूड की वर्टिकल रेखाओं से मिलती हैं, तो वो एक जाल बनाती हैं, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। और ये ग्रिड पूरी पृथ्वी को ढक लेता है। और यही सबसे अहम बात है। इस ग्रिड की वजह से इस ग्रह के हर एक पॉइंट का अब अपना एक यूनिक एड्रेस है, एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन रुकिए, ये ग्रिड सिर्फ जगहों का पता लगाने के लिए नहीं है, ये हमारी घड़ियों को भी कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं कैसे। पृथ्वी असल में एक बहुत बड़ी घड़ी है। ये 24 घंटों में एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री घूमती है। अगर इसका हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि हर घंटे हमारा ग्रह 15 डिग्री घूमता है। और बस यही है गोल्डन रूल। हम लॉन्गिट्यूड में हर 15 डिग्री आगे बढ़ने पर समय 1 घंटे बदल जाता है। इसी सिंपल से गणित के हिसाब से दुनिया 24 टाइम जोन्स में बटी हुई है। नियम आसान है। अगर ईस्ट की ओर यात्रा करते हैं, जहां सूरज जल्दी उगता है, तो घड़ी आगे बढ़ती है, और अगर वेस्ट की ओर जाते हैं तो उसे पीछे किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी टाइम डिफरेंस निकाल सकता है। इसकी 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहला, 2 जगहों के बीच लॉन्गिट्यूड में डिग्री का डिफरेंस पता करें। दूसरा, उस नंबर को 15 से डिवाइड कर दें। और तीसरा, हो गया काम। जो नतीजा आया वही घंटों में टाइम डिफरेंस है। चलिए भारत का एक असल उदाहरण लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड है। तो हमारे नियम के हिसाब से अगर हम 82.5 को 15 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 5.5 घंटे। और इसीलिए भारत ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे है। तो जैसा कि हमने देखा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिर्फ नक्शों पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये एक अदृश्य नेटवर्क हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को मुमकिन बनाता है। हमारे फ़ोन में जीपीएस से लेकर इंटरनेशनल वीडियो कॉल्स तक सब कुछ इसी पर निर्भर है। इस ग्रिड ने नेविगेशन की एक ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में मानवता को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अगली कौन सी अदृश्य ग्रिड बनाने की जरूरत है। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी एक तरह के रिदम पर चलती है, एक रोज की और एक सालाना। यही वो लय है जो हमारे दिन, रात और बदलते मौसमों को तय करती है।
तो चलिए आज पृथ्वी के इसी शानदार डांस को, इसके महान नृत्य को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, ये सवाल तो हम सब के मन में कभी न कभी जरूर आता है ना, कि आखिर गर्मियों के दिन इतने लंबे और गर्म क्यों होते हैं और सर्दियों की रातें ऐसा लगता है जैसे खत्म ही नहीं होंगे। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, इसके पीछे का जो साइंस है उसे जानेंगे। तो बस तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर के। देखिए, सबसे पहले दो बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी की दो तरह की गतियां, एक है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। अब घूर्णन क्या है? घूर्णन मतलब पृथ्वी का अपनी ही जगह पर अपनी धुरी पर घूमना, बिल्कुल एक लट्टू की तरह। इसी से दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण वो है पृथ्वी का सूरज के चारों ओर लगाया गया पूरा चक्कर, जो वो एक साल में पूरा करती है। और इसी से बदलते हैं मौसम। तो चलिए पहले घूर्णन को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसा मैंने कहा, ये पृथ्वी की रोज की गति है। ये एक चक्कर करीब करीब 24 घंटे में पूरा होता है। और यही हमारे दिन और रात का पूरा साइकिल तय करता है। अब जब पृथ्वी घूम रही है तो इसका मतलब तो सीधा सा है कि एक समय पर इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही सूरज के सामने होगा, है ना? तो जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है वहां हो गया दिन, और जो हिस्सा पीछे अंधेरे में है वहां हो गई रात। बस इतना सिंपल है ये। अच्छा, ये जो लाइन है जो दिन और रात वाले हिस्से को अलग करती है, इसे एक नाम दिया गया है। इसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये कोई असली लाइन नहीं है, बस एक कल्पना है, एक साफ बंटवारा जो पृथ्वी के घूमने के साथ साथ लगातार मूव करता रहता है। ठीक है, तो दिन रात का हिसाब तो समझ आ गया। अब जरा रोज की इस गति से आगे बढ़ते हैं और उस सालाना यात्रा पर ध्यान देते हैं। देखिए, पृथ्वी सिर्फ अपनी जगह पर घूम ही नहीं रही है, वो सूरज के चारों ओर एक बहुत लंबी यात्रा भी कर रही है। बस इसी गति को परिक्रमण या पृथ्वी की वार्षिक गति कहा जाता है। और इस पूरी यात्रा में कितना समय लगता है, ये नंबर तो हम सबको पता ही है, 365 दिन। पर यह पूरा सच नहीं है। असल में लगते हैं ठीक 365 और चौथाई दिन, यानी 365 दिन और 6 घंटे। तो सवाल ये उठता है कि इन एक्स्ट्रा 6 घंटों का क्या होता है? यहीं पर देखिए एस्ट्रोनॉमी कितनी शानदार है। हम क्या करते हैं, हर साल के इन 6 घंटों को बचाकर रखते हैं, और 4 साल बाद ये 6 घंटे मिलकर क्या बन जाते हैं? 24 घंटे, यानी एक पूरा दिन। और बस इसी एक एक्स्ट्रा दिन को हम हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं और बन जाता है हमारा लीप ईयर। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक बात जो ज्यादातर लोगों को लगती है कि भाई गर्मी तब होती होगी जब पृथ्वी सूरज के ज्यादा करीब होती है, और सर्दी तब जब दूर होती है। लॉजिकल लगता है ना, पर क्या ये सच है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि पृथ्वी के पास या दूर होने से मौसम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो फिर असली वजह क्या है? मौसम बदलने का जो असली राज है वो कहीं और छिपा है, और यकीन मानिए वो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और वो राज है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। जी हाँ, हमारा प्लैनेट एकदम सीधा नहीं घूमता, वो अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका हुआ है। और ये जो मामूली सा झुकाव है ना, यही है सारी कहानी का हीरो। यही वो चीज है जो सब कुछ बदल देती है। इस तस्वीर में पृथ्वी की पूरी सालाना यात्रा साफ दिख रही है, और इसमें सबसे जरूरी बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि पृथ्वी का झुकाव पूरे साल एक ही तरफ रहता है, वो बदलता नहीं है। और इसी वजह से साल के अलग अलग समय में कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुक जाता है तो कभी सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए इस यात्रा को 21 जून से शुरू करते हैं। इस दिन क्या हो रहा है? साफ दिख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। और इस झुकाव का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। इससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज्यादा गर्मी और ज्यादा रोशनी मिलती है। तो जाहिर है यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा, दिन सबसे लंबा होगा और रात सबसे छोटी। इसी को हम समर सॉल्स्टिस या उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, अब अपनी इस यात्रा में ठीक 6 महीने आगे चलते हैं 22 दिसंबर की तारीख पर। अब देखिए यहाँ सिचुएशन बिल्कुल उलट गई है। अब दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुका हुआ है।
तो अब क्या होगा? अब सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेंगी। इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे लंबे दिन और गर्मी का मौसम, और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठीक इसका उल्टा, छोटे दिन, लंबी रातें और सर्दी का मौसम। इसी को विंटर सॉल्स्टिस या दक्षिण अयनांत कहते हैं। और हाँ, यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में क्रिसमस गर्मियों में आता है। अच्छा, गर्मियों और सर्दियों के इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है और न ही उससे दूर, एकदम बीच की स्थिति। ये तारीखें हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों ही दिनों में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर, और इसका असर ये होता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है, इक्वल। इसीलिए इन्हें इक्विनॉक्स यानी विषुव कहते हैं, और यही दिन वसंत और शरद ऋतु की शुरुआत करते हैं। तो अब हम समझ गए, दिन और रात का होना और मौसमों का बदलना, ये सब पृथ्वी के घूमने और उसके उस खास झुकाव का ही नतीजा है। पर जाते जाते एक पल के लिए सोचिए, अगर पृथ्वी की धुरी झुकी ही न होती तो क्या होता? हमारी दुनिया कैसी होती? कोई मौसम नहीं, कोई बदलाव नहीं, हर दिन बिल्कुल एक जैसा। शायद ये झुकाव ही है जो हमारे प्लैनेट को इतना दिलचस्प और खूबसूरत बनाता है ना? कभी सोचा है कि कागज का एक सपाट टुकड़ा पूरी की पूरी दुनिया को हमारी मेज पर कैसे ले आता है? यही तो है मानचित्रों का जादू। तो चलिए आज इस जादू के पीछे का राज जानते हैं। तो देखिए, पहला सवाल तो यही आता है कि भाई, जब हमारे पास ग्लोब है, पृथ्वी का एक बढ़िया 3D मॉडल, तो फिर हमें इन सपाट मानचित्रों की, इन मैप्स की जरूरत ही क्यों है? असल में यही वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे मानचित्र सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ना, ग्लोब और मानचित्र के बीच का ये जो फर्क है उसे समझते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि कुछ खास कामों के लिए मानचित्र ग्लोब से कहीं ज्यादा बेहतर साबित होते हैं? इसे ऐसे समझिए, ग्लोब जो है वो पूरी दुनिया का एक बड़ा सा व्यू देता है, जो अपने आप में कमाल है। लेकिन सोचिए, अगर हमें सिर्फ अपने शहर या गांव की गलियों को देखना हो तो तब ग्लोब काम नहीं आएगा। उसके लिए हमें चाहिए एक मानचित्र। मानचित्र हमें वो छोटी छोटी डिटेल्स दिखाते हैं जो ग्लोब पर दिख ही नहीं सकती। तो फिर ये मानचित्र असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये हमारी दुनिया की एक छोटी सपाट तस्वीर है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। इसे एक पैमाने के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब मानचित्र पर हर चीज असल दुनिया के सही अनुपात में होती है, बिल्कुल एक खिलौना कार की तरह, जो असली कार का ही छोटा रूप होती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जानते हैं? जैसे संगीत की कई धुनें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही मानचित्र भी कई तरह के होते हैं, और हर मानचित्र दुनिया की एक अलग ही कहानी सुनाता है। तो चलिए मानचित्रों की इस दुनिया के 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। एक है भौतिक, दूसरे राजनीतिक और तीसरे हैं थीमैटिक मानचित्र। सबसे पहले आते हैं भौतिक मानचित्र। ये सीधे सीधे प्रकृति की कहानी कहते हैं। मतलब ये हमें जमीन का असली चेहरा दिखाते हैं। कहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहाँ गहरी नदियां बह रही हैं और कहाँ तक मैदान फैले हुए हैं। अच्छा, अगर भौतिक मानचित्र प्रकृति की कहानी है, तो राजनीतिक मानचित्र इंसानों की कहानी सुनाते हैं। ये हमें वो लकीरें दिखाते हैं जो हमने बनाई है, जैसे देशों की सीमाएं, राज्यों की हदें और हमारे बसाए हुए शहर और गांव। और आखिर में आते हैं थीमैटिक मानचित्र। ये किसी एक खास थीम पर, मतलब एक खास विषय पर जूम इन करते हैं। जैसे ये बता सकते हैं कि सड़कें कहाँ कहाँ हैं, या फिर किस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, या देश के जंगल कहाँ कहाँ हैं। ये किसी एक खास मकसद के लिए बनी कहानियां हैं। तो ठीक है, हमने मानचित्रों के प्रकार तो जान लिए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इन्हें पढ़े कैसे? सोचिए, मानचित्रों की अपनी एक भाषा होती है, और हर भाषा की तरह इसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ ग्रामर होती है। चलिए इस भाषा की ग्रामर के 3 सबसे जरूरी नियम सीखते हैं। और ये 3 नियम ही वो जादुई चाबियां हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। एक बार इन्हें समझ लिया ना, तो दुनिया का कोई भी मानचित्र एक खुली किताब जैसा हो जाएगा। पहला नियम है दूरी। देखिए, ये तो साफ है कि मानचित्र असल दुनिया से बहुत छोटे होते हैं, पर सवाल है कितने छोटे? यही बात हमें पैमाना या स्केल बताता है। ये एक तरह का जादुई कोड है जो बताता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी असल में जमीन पर कितने किलोमीटर के बराबर है। जरा यहाँ देखिए, ये पैमाना कितना काम का है।
ये साफ साफ बता रहा है कि अगर इस मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर नापा जाए तो असल में जमीन पर 10 मीटर की दूरी तय हो रही है ना कमाल की चीज। बस इसी की मदद से हम दो जगहों के बीच की असली दूरी निकाल सकते हैं। दूरी तो समझ ली, पर अब दिशा का क्या? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि नक्शे पर ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कौन सी दिशा है? इसके लिए ज्यादातर मानचित्रों में एक तीर का निशान होता है जो उत्तर दिशा बताता है, और एक बार उत्तर पता चल गया तो बाकी सब दिशाएं अपने आप मिल जाती हैं। और ये रहा हमारा गाइड, दिक्सूचक, या जिसे हम कंपास भी कहते हैं। ये हमें 4 मुख्य दिशाएं बताता है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन चारों की मदद से हम नक्शे पर कभी भी भटक नहीं सकते। और अब आता है सबसे मजेदार नियम, प्रतीक। जाहिर सी बात है, हम नक्शे पर असली पेड़ या घर तो नहीं बना सकते ना, तो इसलिए हम छोटे छोटे निशानों और तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मानचित्र एक भाषा है तो ये प्रतीक उस भाषा के शब्द हैं। और पता है, ये निशान कोई अपनी मर्जी से नहीं बना देता। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं, और पूरी दुनिया में इन पर एक सहमति है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के नक्शे पर रेलवे लाइन का जो निशान है, वही निशान ब्राजील के नक्शे पर भी मिलेगा। ये वाकई में एक यूनिवर्सल भाषा है। तो अब हम दूरी, दिशा और प्रतीक, इन तीनों नियमों को सीख चुके हैं। यानी अब हम मानचित्रों की भाषा बोलना जानते हैं। तो चलिए अपने इस नए हुनर को आजमाया जाए। ये देखिए, हमारे सामने है सुंदरपुर गांव का एक नक्शा। चलिए देखते हैं कि अभी जो बातें हमने सीखी हैं, उनका इस्तेमाल करके हम इस गांव के क्या-क्या राज खोल सकते हैं। चलिए एक छोटी सी जासूसी करते हैं। क्या इन प्रतीकों की मदद से डुमरी गांव में जो स्कूल है उसे ढूंढा जा सकता है? अगर हमें स्कूल का प्रतीक पता है तो ये तो चुटकियों का काम है। अरे हाँ, सिर्फ प्रतीक ही नहीं, मानचित्रों की भाषा में रंग भी बहुत कुछ कहते हैं। ये भी एक तरह का कोड ही है। नीला मतलब पानी, भूरा मतलब पहाड़, पीला है तो पठार और हरा मतलब मैदान। इन रंगों से एक ही नज़र में पूरी कहानी साफ हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मानचित्र सिर्फ कागज पर बनी लकीरें नहीं हैं, वे अपने आप में एक पूरी भाषा हैं। दूरी, दिशा और प्रतीकों के जरिए वे हमें अपनी दुनिया की वो कहानियां सुनाते हैं जो किसी और तरीके से कही ही नहीं जा सकती। तो अगली बार जब कोई नक्शा हाथ में आए तो सोचिएगा, ये सिर्फ रास्ता नहीं बता रहा, ये एक पूरी दुनिया की कहानी बयां कर रहा है। पर हाँ, एक सवाल है, आज की डिजिटल दुनिया में क्या हम इस भाषा को कहीं भूलते तो नहीं जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर। आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, हमारे अपने घर पृथ्वी के सफर पर। कभी सोचा है वो क्या चीज है जो हमारे इस नीले ग्रह को इतना जिंदा, इतना अनोखा बनाती है? बस यही सवाल हमें आज के सफर पर ले जाएगा। मतलब आखिर हमारी पृथ्वी में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या है जो इसे जीवन से गुलजार बनाता है, जबकि अंतरिक्ष में देखें तो अरबों ग्रह एकदम वीरान पड़े हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम पृथ्वी के 4 खास हिस्सों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं यानी स्थलमंडल, वो क्या है। फिर हम पानी की दुनिया जलमंडल में उतरेंगे। उसके बाद हवा के उस अदृश्य घेरे यानी वायुमंडल को समझेंगे, और आखिर में जानेंगे कि कैसे ये सब मिलकर जीव मंडल बनाते हैं जहां जिंदगी मुमकिन होती है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, पृथ्वी पर जीवन किसी एक अकेली चीज की वजह से नहीं है, बल्कि ये 4 बड़े सिस्टम्स के एक दूसरे से मिलने और काम करने का नतीजा है। इसका जवाब छिपा है इन 4 बड़े सिस्टम्स के एक साथ काम करने में। पहला है स्थलमंडल यानी धरती का ठोस हिस्सा। दूसरा है जलमंडल, जिसमें सारे नदी, झीलें, महासागर आ जाते हैं। तीसरा है वायुमंडल, जो गैसों का एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। और चौथा है जीवमंडल, जहां ये तीनों मिलकर जिंदगी को पनपने का मौका देते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और हमारे पैरों के नीचे की जमीन यानी स्थलमंडल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये स्थलमंडल है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये हमारी पृथ्वी की वो ऊपर की ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं। इसमें सिर्फ पहाड़ और मैदान ही नहीं आते, बल्कि मिट्टी की वो पतली सी परत भी शामिल है जो पेड़ पौधों को पोषण देती है। इसी स्थलमंडल को 7 बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा गया है, जिन्हें हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये सभी महाद्वीप आकार में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और ये जो साइज का फर्क है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। सोचिए, अकेला एशिया ही पृथ्वी की कुल जमीन का लगभग 1/3 हिस्सा घेर लेता है,
इसके बाद अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका का नंबर आता है, और इस लिस्ट में सबसे आखिर में है ऑस्ट्रेलिया, जो सबसे छोटा महाद्वीप है। अब जरा इसकी ऊंचाई और गहराई के बारे में भी सोचिए, ये भी कमाल की है। एक तरफ हमारे पास है माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, दुनिया की छत। और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट प्रशांत महासागर में है मारियाना ट्रेंच, जो 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहरी है, मतलब एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा। चलिए अब जमीन से आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के विशाल पानी के भंडार यानी जल मंडल की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये बात तो शायद सब जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और यही वजह है कि जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये एक नीले ग्रह की तरह नजर आती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर हमारी पृथ्वी पर इतना ज्यादा पानी है तो फिर हम अक्सर पानी की कमी के बारे में क्यों सुनते हैं? ऐसा क्यों है? इसका जवाब छिपा है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए, पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97.5% तो समंदरों में है, और वो पानी खारा है, जो हमारे सीधे किसी काम का नहीं। अब जो मीठा पानी है, जिसे हम पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कुल पानी का सिर्फ 2.5% है, और तो और इस छोटे से हिस्से का भी ज्यादातर भाग ग्लेशियर और बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो अब समझ आया कि पानी की कमी की बात क्यों होती है। अच्छा, तो जमीन और पानी की बात हो गई। अब जरा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, जहां हवा का एक विशाल सागर हमें हर तरफ से घेरे हुए है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। देखिए, वायुमंडल सिर्फ खाली हवा नहीं है, ये असल में गैसों की कई परतों से बनी एक सुरक्षा चादर है। ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है और पृथ्वी के तापमान को भी ऐसा बनाए रखती है जो जीवन के लिए बिल्कुल सही हो। चलिए जमीन से ऊपर की तरफ एक इमेजिनरी सफर करते हैं। सबसे पहली परत जो हमें मिलेगी वो है क्षोभमंडल, जहां सारे मौसम की हलचल होती है, बादल, बारिश सब यहीं होता है। इसके ऊपर है समताप मंडल, यहां हमारी रक्षा करने वाली ओजोन लेयर है। और ऊपर जाएंगे तो मिलेगा मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और आखिर में बहिर्मंडल, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें होता क्या क्या है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 78% नाइट्रोजन है। फिर आती है हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी गैस ऑक्सीजन, जो 21% है, और बाकी के 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी कई दूसरी गैसें होती हैं। तो अब हम अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आ गए हैं। ये वो जगह है जहां जमीन, पानी और हवा तीनों मिलते हैं और जीवन का एक संगम बनाते हैं। इसे कहते हैं जीवमंडल। देखिए, जीवमंडल कोई अलग से चौथी जगह नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही संकरा जोन है जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे से मिलते हैं। इसी मिलन बिंदु पर, इसी इंटरैक्शन जोन में जीवन पनपता है। चाहे वो जमीन पर दौड़ता हुआ कोई जानवर हो, पानी में तैरती मछली हो या फिर आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, ये सभी जीवमंडल का ही हिस्सा हैं। ये जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स चाल है जहां हर एक जीव दूसरे से किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये सारे सिस्टम्स, ये परिमंडल एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिके हैं, और हमारी एक्टिविटीज़ जैसे जंगलों की कटाई हो या फैक्ट्रियों से निकलता धुआं इस बैलेंस को बिगाड़ रही हैं। और क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हैं, तो जब एक पर असर पड़ता है तो उसका प्रभाव बाकी सब पर भी दिखता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस खूबसूरत संतुलन को हम बचाकर कैसे रखेंगे। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का भविष्य सच में हमारे ही हाथों में है। ये हमें ही सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी पृथ्वी छोड़कर जाना चाहते हैं। चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं, जहां हम पृथ्वी के सबसे ज्यादा भौगोलिक विविधता वाले देशों में से एक भारत की एक भव्य यात्रा करेंगे। कभी सोचा है कि एक ही देश में बर्फ से ढकी चोटियां और ट्रॉपिकल आइलैंड्स दोनों कैसे हो सकते हैं? भारत में लैंडस्केप्स की इतनी जबरदस्त वैरायटी है कि ये वाकई हैरान कर देती है। और इस कमाल की विविधता का राज जानते हैं कहाँ छिपा है? इसकी अपनी भूगोल में। तो चलिए देर किस बात की, इस विशाल उपमहाद्वीप के नक्शे में गहराई से उतरते हैं और पता लगाते हैं कि इसकी जो फिजिकल खासियतें हैं वो आज के भारत को कैसे बनाती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दुनिया के नक्शे पर भारत कितना विशाल है। इसका जो कुल एरिया है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर,
मतलब ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। सच में एक बहुत बहुत बड़ा इलाका है ये। और अगर हम इसकी लंबाई देखें तो सोचिए, उत्तर में लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर एकदम नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये देश 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा फैला हुआ है। और चौड़ाई, अरे चौड़ाई भी कुछ कम नहीं है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के तट तक ये फासला है लगभग 2900 किलोमीटर का। तो अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के सबसे उत्तरी हिस्से से, इसके ताज से, यानी महान हिमालय से। ये एक प्रहरी की तरह देश की रक्षा करता है। देखिए, जैसा इस फिजिकल मैप में दिख रहा है, हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये तो पैरेलल रेंजेस की एक पूरी चेन है जो एक बड़े से आर्क की तरह फैली है। और पता है, यही वो दीवार है जो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकती है और भारत के मानसून पर भी बहुत गहरा असर डालती है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, इन पहाड़ों की ऊंचाई कम होती जाती है। सबसे ऊपर, मतलब सबसे उत्तर में है महान हिमालय या हिमाद्री, जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर उसके थोड़ा दक्षिण में आता है मध्य हिमालय या हिमाचल, और फिर सबसे नीचे सबसे दक्षिण में है शिवालिक की पहाड़ियां। चलिए, अब पहाड़ों से उतरते हैं और भारत के दिल में चलते हैं, यानी इसके विशाल और समतल उत्तरी मैदानों में। ये मैदान सही मायनों में भारत का एग्रीकल्चरल हार्ट हैं। होता क्या है कि हिमालय से जो नदियां बहकर आती हैं, वो अपने साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जिसे जलोढ़ कहते हैं, और यहाँ जमा कर देती हैं। इसी वजह से ये इलाका इतना ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ इतनी बड़ी आबादी रहती है। चलिए, अब अपना सफ़र दक्षिण की ओर बढ़ाते हैं और पहुँचते हैं विशाल प्रायद्वीपीय पठार पर। ये जो तिकोना सा भूभाग है ना, ये इस सबकॉन्टिनेंट के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। इसके चारों तरफ अरावली जैसी पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और ये कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों से भरा पड़ा है। अब देखिए, इस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारे एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक तरफ हैं पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, जो एक सीधी लगातार दीवार की तरह खड़े हैं, और दूसरी तरफ है पूर्वी घाट, जो टूटे फूटे और ऊबड़-खाबड़ हैं। चलिए, अब सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भारत की लंबी चौड़ी तटरेखा और इसके दूर दराज के द्वीपों की तरफ। तो हमने जिस बड़े पठार की बात की, उसके और समुद्र के बीच जमीन की ये पतली और उपजाऊ पट्टियां हैं। इन्हीं को तटीय मैदान कहा जाता है। और ये नक्शा देखिए, ये भारत की दो बिल्कुल अलग अलग द्वीप श्रृंखलाओं को दिखाता है। एक तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। इनमें से एक ग्रुप यानी लक्षद्वीप छोटे छोटे कोरल से बना है, जबकि दूसरा अंडमान निकोबार असल में पानी के नीचे डूबे हुए पहाड़ों की एक चेन है। तो पहाड़ों से लेकर समुद्र तक भारत का भूगोल सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है ना? ये तो इसकी संस्कृति, इसके इतिहास और इसके भविष्य की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि ये विशाल और इतना विविध भूगोल अपने अंदर रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी को आखिर किस तरह से आकार देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस देश की गहराई और इसकी खूबसूरती को समझने में मदद करता है।